हाय एवरीवन, होपिंग दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो सीएमए फाउंडेशन की हम इकोनॉमिक्स कर रहे थे अपना मार्केट चैप्टर। होपफुली ये लास्ट इसका लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम जो कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट स्टडी नोट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। होपफुली जिन्होंने पहले की वीडियोस ना देखी हो, पहले के स्टडी नोट ना देखे हो, पूरा 100% जो है इकोनॉमिक्स और बिजनेस में करा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स होने के बाद हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे और होपफुली हम इसको भी जल्दी से जल्दी फिनिश कर लेंगे। फिर हम अपना एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Equilibrium of firm under perfect market. Equilibrium means constant position. You can say that कि हम इक्विलिब्रियम कब बोलते हैं, जब मेरा मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर आता है और मेरा जो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कट करता है मेरे को एमआर को उसके बिलो से, ठीक है। हम देखते हैं इसमें दो तरह के हमारे टाइम पीरियड होंगे। ये देखना टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, शॉर्ट पीरियड में और लॉन्ग पीरियड में। शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, अपने को शॉर्ट पीरियड में ध्यान रखना, अपने को एबनॉर्मल प्रॉफिट भी होता है और शॉर्ट पीरियड में अपने को नॉर्मल लॉस भी होते हैं। लेकिन लॉन्ग पीरियड में अपने पास बहुत समय होता है सोचने विचारने का। हर व्यक्ति, हर बिजनेसमैन की कोशिश ये होती है लॉन्ग टर्म में केवल उसको नॉर्मल प्रॉफिट हो, वो ज्यादा खाने की नहीं सोचता, नॉर्मल प्रॉफिट से ही वो संतुष्ट है। देखते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट अपने को क्या कब होता है। जब मेरा एआर जो है वो एसी से ज्यादा होता है। यू कैन से दैट एआर एसी से ज्यादा होता है तो मैं कह सकता हूं कि मेरा एबनॉर्मल प्रॉफिट है। देखना एसी तो मेरा यहाँ पर जा रहा है, ये देख रहे हो, एसी मेरा इस तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। लेकिन जो मेरा एआर है वो मेरा इससे ऊपर है, तो मैं कह सकता हूँ मेरा एसी जो है ग्रेटर देन, एसी जो है वो मेरा ग्रेटर देन है एआर जो है वो ग्रेटर देन है एसी से। एआर मतलब एवरेज रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू मेरा जो कमाई है वो ज्यादा है मेरी खर्चे से, ऑब्वियसली मेरे को क्या होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। अब हम देखते हैं लॉस, जहां पर मेरा रेवेन्यू जो कम आएगा कॉस्ट से, लॉसेस कब होंगे मेरे को। मेरी एवरेज कॉस्ट ज्यादा है इधर देखो, और मेरा एआर जो है वो नीचे यानी कम है, तो इस केस में मेरा क्या है, एआर जो है वो लेस देन है एसी से, तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यानी मेरे को जो रेवेन्यू हो रहा है वो कम हो रहा है, खर्चे मेरे ज्यादा हो जा रहे हैं। लॉन्ग पीरियड में अपने पास बहुत समय होता है सोच विचार करने का, डिसीजन लेने का समय है, हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो उस केस में हर व्यक्ति चाहता है, हर बिजनेसमैन चाहता है कि मेरे को मार्केट में क्या हो, केवल नॉर्मल प्रॉफिट हो। तो उस केस में अपना क्या होता है, ये देख रहे हो कॉस्ट जो है हमारी, ये जो कॉस्ट जा रही है लॉन्ग टर्म की जो कॉस्ट है हमारी वो, और जो मेरा लॉन्ग टर्म जो एवरेज रेवेन्यू है एलएआर और ये एलएनसी जो है मेरा एक बराबर लेवल पर है। तो ऐसे केस में मेरे को क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। उसके बाद काफी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपना ये है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली। आपने देखा होगा मोनोपोली में दुकानदार एक ही होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है दोस्तों भेदभाव, हिंदी में इसको हम बोलते हैं भेदभाव। यानी आप कार खरीदने जा रहे हो किसी दुकानदार से, मान लीजिए एग्जांपल के लिए पूरी मार्केट में एक ही दुकानदार है, तो वो दुकानदार क्या करता है, अपने जो रिश्तेदार है उनको तो कम रेट पर सामान देता है, लेकिन जो बाहर के लोग आते हैं उनको ज्यादा रेट पे देता है। तो वो भेदभाव कर रहा है, वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है कस्टमर की। यू कैन सी दैट कि किस तरह कस्टमर आएगा, उसको अपनी जान पहचान के तो कम रेट पर दे रहा है, और अगर दुकानदार और कोई है नहीं, ग्राहक को मजबूरी में खरीदना पड़ेगा। ये प्रोफेसर पिगू जो थे हमारे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को लागू किया। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री क्या होता है वो हम देख लेते हैं। Price discrimination of first degree. If the seller changes different prices from the different customer on the basis of paying capacity of consumer, it is said to be price discrimination of first degree. First degree में क्या होता है कि पेइंग कैपेसिटी देखता है वो कंज्यूमर की, यानी अगर कोई अमीर है तो उससे ज्यादा चार्ज करेगा, कोई अगर अमीर थोड़ा कम है तो उससे कम चार्ज करेगा। यानी जो अमीर है तो तुम उसकी जेब छीनोगे क्या, तुम उसके पैसा नहीं, तो वो यहाँ पर ऐसी चीजें कर रहा है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकंड डिग्री, इफ इन दिस केस द सेलर चार्ज वन प्राइस अप टू अ लिमिट। आपने देखा होगा, हाँ, एमआई का एक फोन आया था, उन्होंने कहा था कि जो पहली 50,000 यूनिट होगी वो हम 8,000 में बेचेंगे, जैसी 50,000 हमारा सोल्ड हो जाएगा इसका रेट अब 8,000 से तुरंत 10,000 कर देंगे। तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करे ना, कि भाई मान लीजिए किसी को पता नहीं था इस बारे में, और वो मान लीजिए 50,000 के बिकने के बाद खरीदता है, उसको आप 2,000 रुपए ज्यादा यानी 8 से 10,000 का मोबाइल बेच रहे हो। ये एमआई ने ऑफर लॉन्च किया था, करती है नॉर्मली कंपनियां, मोबाइल कंपनियां, कि 50,000 इतनी यूनिट तक में कम रेट लेंगे उसके बाद, ताकि उनकी जो स्ट्रेटेजी होती है कि फटाफट से वो यूनिट तो बिके कम से कम, वहीं वो अपना जो है रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकंड डिग्री में क्या होता है, अपने को एक पर्टिकुलर यूनिट तक तो हम सेम प्राइस चार्ज करते हैं हर एक कस्टमर से, उसके बाद उस यूनिट के पूरा हो जाने के बाद हम अलग रेट चार्ज करते हैं सेम ही प्रोडक्ट का। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री ये इंपॉर्टेंट है और यही हमारे समाज में होती है। इसमें क्या होता है देखना, irrespective of paying capacity of consumer and quantity,
गुड्स परचेज इफ द सेलर चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस, मतलब इन दोनों कंडीशन को छोड़ दें कि पेइंग कैपेसिटी छोड़ दें, फर्स्ट यूनिट को छोड़ दें, उसके बाद भी अगर नॉर्मल कंडीशन में हम इस प्रोडक्ट का प्राइस किसी और से इतना चार्ज कर रहे हैं, किसी और से कुछ और चार्ज कर रहे हैं, तो वही हमारी सोसाइटी में पाया जाता है थर्ड डिग्री वाला प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री। अब हम देखते हैं कि कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्या क्या कंडीशन होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो अपनी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, जो हमने पढ़ा था, अलग अलग डिफरेंट होने के कारण हम क्या करते हैं, उसी अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अपने चार्जेस लेते हैं। टैरिफ बैरियर, if two markets are separated by tariff wall, the monopolist can follow the principle of price discrimination. For example, the monopolist can sell its product at a lower price in the foreign market and higher price in the domestic market. Okay, टैरिफ बैरियर होते हैं, मान लीजिए आपको टैक्स वैक्स लग रहे हैं, तो आपको रेट कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बाहर एक्सपोर्ट भी करना चाहते हो, अपनी मार्केट को और बढ़ाना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आप रेट कम लोगे और उस पर टैक्स लगने के बाद भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए आप फॉरेन मार्केट में क्या करते हो, कम रेट लगाते हो, तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो डोमेस्टिक मार्केट वालों के साथ। Geographical distance between the market. Price discrimination is also possible when two markets are separated from one another by geographical distance. In this case, monopolies can sell its product at a lower price in a distant market and a higher price in the local market. Okay, सिंपल सा geographical एरिया के कारण जो नजदीक के जो दुकान होते हैं, उनको हम क्या करते हैं कि हायर रेट पे देते हैं, जो दूर दूर के लोग होते हैं, क्योंकि अपनी हमें अपनी मार्केट भी बनानी होती है दूर दूर के लोगों में, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सिंपली जो दूर की मार्केट होती है उसको हम कम रेट पे देते हैं, जो नजदीक की मार्केट होती है, जो कस्टमर होते हैं, उसको हम हायर रेट पर देते हैं। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ रीसेल ऑफ अ प्रोडक्ट, अगर मान लीजिए कि आपको इम्पॉसिबिलिटी हो रही है रीसेल प्रोडक्ट में, तो आप क्या करते हो, अलग अलग प्राइस जो है वो चार्ज करते हो। ignorance of the consumer, if the consumer remain ignorant about the difference in the price of the same product in two different market, then also the monopolist can easily follow the policy of price discrimination. अगर कंज्यूमर इग्नोरेंस है कि वहां पर सस्ता मिल रहा है, वहां पर महंगा मिल रहा है, तो भी इसका फायदा उठाया जाता है दुकानदार के द्वारा। टिपिकल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, in some other cases a group of consumer higher price as a indicator of higher quality. Some typical behavior of the consumer create an opportunity for the monopolist for to follow the price discrimination. Okay, जो कंज्यूमर है उसके बिहेवियर के कारण भी कई बार क्या होता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चार्ज किया जाता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं हम। इसके थोड़े चांसेस रहते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर ओलिगोपोली मार्केट। कॉर्नेट मॉडल, अलग अलग मॉडल है, एक बार पढ़ते हैं सबके सब। According to Cornet, each duopolist believes that regardless of his action and they affect upon the market of the product, the other will go on producing the same commodity. Cornet output is 2/3 of the competitive output. Yet 2/3 of the competitive output and price is 2/3 of the most profitable. That is monopoly price. Stackelberg model पढ़ लेते हैं। The producer under duopoly structure incorporate the decision level of his rival. If then incorporate in its own profit function and thereby maximize profit. Thus, non-collusion is practiced at large, leader follower reflection. Burton model, according to this model, each producer can always lower the price until price is equal to the cost of production. यानी इसमें जो प्रोड्यूसर होता है उसके पास ये राइट होता है, वो जब चाहे अपने प्राइस को रिड्यूस कर सकता है उस लेवल तक जितनी उसकी कॉस्ट आ रही है, क्योंकि कॉस्ट को उसको रिकवर भी करनी होगी ना, कई बार क्या होता है कॉस्ट से भी नीचे कर सकते हैं, वो उसके हाथ पर है अगर वो कर सकता है तो, लेकिन नॉर्मली कॉस्ट तक ही आता है, क्योंकि अगर वो कॉस्ट से नीचे आ जाएगा तो अपनी कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाएगा, तो उसको ही नुकसान हो पाएगा। Edward model, each duopolist believe that his rival is continues to charge the same price as he is just doing irrespective of what price he himself sets in. No determinate illusion can exist under duopoly. वो कह रहा है कि उसका राइवल जो है वो सेम प्राइस चार्ज करता रहता है, जो करंट प्रोड्यूसर है वो चाहे तो बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, लेकिन जो उसका राइवल है यानी कॉम्पिटिटर है वो प्राइस को सेम ही चार्ज कर रहा है। Collusive monopoly. According to this method, a cartel is formed when firm join fixes the price and output with a view to maximize the profit. Okay, collusive oligopoly मतलब कि जैसा आप देखा वो ओपेक में क्या है कि हम एक संगठन बना लेते हैं और वो संगठन ही डिसाइड करता है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा, तो उसी हिसाब से ना तो कोई बढ़ा सकता है ना ही घटा सकता है। जैसे एग्जांपल है ओपेक कंट्रीज फॉर अ कार्टन।
अब हम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। कॉस्ट प्लस में क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में क्या होता है, मान लीजिए किसी सामान को बनाने की कॉस्ट 100 आई है, उसमें हम 10 रुपए का अपना प्रॉफिट मार्जिन दे देते हैं और यही हमारी क्या होती है, 110 हो गया हमारा प्राइस। सिंपल सा, जितनी कॉस्ट आई है उसका 10% दे देते हैं। अगर हम मान लीजिए 1000 कॉस्ट आई है तो 1000 का 10% हो जाएगा 100, तो उसका 1100 रुपए प्राइस हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये है आपका कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मॉडल। अब लिमिट देख लेते हैं हम। लिमिट प्राइसिंग, अ लिमिट प्राइस इज द प्राइस सेट बाय मोनोपोलीज टू डिस्करेज द इकोनॉमिक एंट्री इनटू अ मार्केट। द लिमिट प्राइस इज often lower than average cost of production of just low enough to make entering not for profitable। मोनोपोली में क्या किया जाता है कि अपनी कॉस्ट जो आ रही है उससे भी कम पर प्राइस को कर दिया जाता है ताकि कोई नया जो है वो मार्केट पे ना आ पाए। या अगर अपनी कॉस्ट से भी नीचे बेचोगे, आप तो मार्केट में जमे जमाए हो, तो कॉस्ट से नीचे में बेचकर भी आपने जो पहले प्रॉफिट कमाया हुआ उससे आप स्टेबल हो जाओगे। लेकिन जो नया आएगा वो अगर अपनी कॉस्ट से ही ज्यादा नीचे करेगा तो वो एंट्री नहीं ले पाएगा, और यही उनका मकसद होता है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, setting the price low in order to attract customer and gain market share। The price will raise once later ना, जब कोई कंपनी नहीं आती है तो वो स्टार्टिंग में क्या करती है, लो रेट लेती है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। जब वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेती है तब वो क्या कर देती है, अपने प्राइस को दोबारा से बढ़ा देती है। Price discrimination, setting a different price for the same product in different segment of the market। For example, this can be different classes such as ages for different opinion। ये हम पढ़ चुके हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, किसी एक कस्टमर से कम रेट लिया जाता है, किसी दूसरे कस्टमर से ज्यादा रेट लिया जाता है, भेदभाव यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, एक बार क्या होता है आपने देखा होगा कि कोई 400 की शर्ट है वो लिख देते 399, मतलब 400 ही हो गया अल्टीमेट, लेकिन वो खुश करने के लिए 199, आपने 49 या 999, यही बोलना चाहता है कि साइकोलॉजिकल मतलब ग्राहक के माइंड में कि यार नहीं यार ये 1000 की नहीं मिल रही है, 999 की मिल रही है, जबकि आपको 1 रुपये वापस भी नहीं मिलेगा, वो 1000 ही ले लेगा। तो एक साइकोलॉजिकली माइंड बनाया जाता है कस्टमर के बीच। A flexible pricing mechanism made possible by advanced information technology and employed mostly in internet based company। जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनियां होती है वो डायनामिक जो प्राइसिंग होती है वो फॉलो करती है। Price leadership, an observation made of oligopolistic business behavior in which one company, usually the dominant competitor among the several, leads the way to determine price, other soon following। Okay, प्राइस लीडरशिप में कोई मार्केट की एक लीडर होती है, वो प्राइस को डिसाइड करती है, उसके बाद उसके जो फॉलोवर हैं वो भी वैसे ही फॉलो करते हैं। जैसे जियो ने अभी देखा आपने प्राइस को रिवाइज करती रहती है, फिर जो है आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल भी वैसा ही करती है। टारगेट प्राइसिंग, pricing method whereby selling price of a product is calculated to produce a particular rate of return on investment for a specific volume of production। The target pricing method is used most often by public utilities like electric gas companies and companies whose capital investment is high। Okay, टारगेट प्राइसिंग को मेनली वो बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं जिनकी कैपिटल बहुत ज्यादा होती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मेथड ऑफ प्राइसिंग इन विच ऑल कॉस्ट आर रिकवर्ड। इसमें हम सारी कॉस्ट को रिकवर कर लेते हैं। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूड द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच आइटम प्लस अ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड इन अ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ओके, हम अपनी कॉस्ट को पूरा रिकवर कर लेते हैं। हाई लो प्राइसिंग, method of pricing for an organization where the goods or services offered by the organizations are regularly priced higher than competitor, but through promotion, advertisement and coupons lower price are offered on key items। Okay, इसमें क्या होता है, हम हायर तो चार्ज करते हैं लेकिन इसको हम डिस्काउंट दे देते हैं या कूपन्स दे देते हैं, उससे क्या होता है प्राइस कम हो जाता है। मार्जिनल कॉस्ट pricing in business practice, setting the price of product to equal the extra cost of producing an extra unit of output। Okay, मार्जिनल कॉस्ट सिंपल सा है, आपने 10 यूनिट बनाई 100 रुपए कॉस्ट आ गई, आपने एक और यूनिट बनाई तो आपको 110 रुपए कॉस्ट आ गई, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट कॉस्ट बनाने से आपको कितनी की एक्स्ट्रा कॉस्ट आई, 10, यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट कॉस्ट बनाने से आपको 10 रुपए की कॉस्ट आई, होता है अपना मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। ओके, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से आपको कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आई, वो हमारा क्या हो जाता है, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। होपिंग दैट ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। होपफुली हम अपना चैप्टर जो है वो फिनिश कर चुके हैं। सारे चैप्टर फिनिश करने के बाद, इकोनॉमिक्स और बिजनेस करने के बाद, हम एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, ईच एंड एवरीथिंग आई विल कवर। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे हम उसमें जो है अपना नया टॉपिक जो है फ्रेश स्टार्ट करेंगे हम। नेक्स्ट स्टडी नोट नंबर 6 हमारा मनी होगा। होपफुली इसको भी हम कंप्लीट करेंगे और फिर हम अपनी बिजनेस पर आएंगे। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर किसी को कोई डाउट है तो कोई अपना जो डाउट है वो पूछ सकता है, बाकी हम अपना कंटिन्यू करते जाएंगे और स्लोली अपना जो सिलेबस है उसको बिल्कुल फिनिश कर लेंगे। सो वी विल मीट इन अनदर लेक्चर। बाय गाइस।